सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, आदाब, इस्तकबाल। मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल सम्यक हिंदी के माध्यम से आप लोगों से आज एक खास चर्चा को लेकर के रूबरू हूँ। सर्वप्रथम मित्रों, मैं आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ जिन मित्रों ने आर एस प्री की परीक्षा पास की है और अब उनकी जो दूसरी सीडी है आर एस मेंस की, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। आप आरएस बनने से केवल 2 कदम दूर हैं। एक आरएस मेंस का है और दूसरा आपका इंटरव्यू का है। आप सभी मित्र जानते हैं कि आरएस मेंस के लिए आपको 4 पेपर देने होंगे और चारों पेपर कंटेंट राइटिंग पर जिसका कमांड होगा, जो अच्छा लेखन करता है, उसके ज्यादा अंक आने के चांसेस रहते हैं। तो अब आपके सामने एक सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें। हर विद्यार्थी की एक भाषा लिखने की शैली होती है। उस शैली में हम कैसे लेखन करते हैं, कैसे शब्दों का समायोजन होता है, वो आज मैं आपको बड़े विस्तार के साथ समझाऊंगा। और आप जैसे कुछ मित्र ऐसे हैं जिन्होंने पहले मेंस दिया है, लेकिन या तो कम स्कोर रहा या इंटरव्यू के लिए उनका कॉल नहीं आया। तो कहाँ कमी रहती है, क्यों रहती है, कैसे रहती है, इन तमाम तरह के बिंदुओं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आपको ये बात बड़े गौर से सुननी है, क्योंकि मेंस कोई छोटा टारगेट नहीं है और मेंस यूं ही राह चलते पास भी नहीं हो सकता। अगर कोई हो भी गया तो आपको रैंक इतनी नीचे मिलेगी कि आप बहुत अलाइड में चले जाएंगे, तो वहां आपको नौकरी करके गुड फील नहीं होगा। तो आपको अच्छे लेखन से कैसे अच्छी रैंक प्राप्त हो सकती है, उस पर मैं आपके साथ आज एक विशेष चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि मेंस के हर विद्यार्थी को उसका पूरा सिलेबस, तीनों जो जीएस के पेपर हैं वो, और चौथा पेपर जो अपना भाषा का लगता है, लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश, उसकी हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे उसका सिलेबस है, पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए। तो थोड़ा सा एक नजर में सिलेबस पर आपकी चाहूंगा। फिर उसके बाद में हम फोर्थ पेपर की रणनीति कैसे होगी उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वो चर्चा आपके मित्रों तीनों पेपर में काम आएगी। कंटेंट राइटिंग कैसे लिखी जाती है, किस टॉपिक की भाषा कैसी होती है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम आगे चलते हैं कि जैसे आप सब जानते हैं कि कंटेंट राइटिंग के लिए हमारे पास शब्दकोश होना चाहिए, हमारी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो, हमारा वाक्य संगठन बहुत अच्छा हो। तो वो किस प्रकार से होता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2024, परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम क्या है। मुख्य परीक्षा में प्रविष्ट किए जाने वाले जितने अभ्यर्थियों की संख्या है, उस वर्ष में परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या का 15 गुना, यहां देख रहे हैं मित्रों, 15 गुना होगी। यानी आपने देखा होगा मेंस के जो मित्र उत्तीर्ण हुए हैं, वो संख्या लगभग 15 गुना से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। जैसे कई बार एक मेरिट क्रमांक पे एक से अधिक विद्यार्थी आ जाते हैं, ये आप समझते हैं। किंतु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को जिन्होंने वही अंक प्राप्त किए हैं, वही बात होगी जैसा आयोग द्वारा किसी निम्नतर रेंज के लिए नियत किया जाए, मुख्य परीक्षा में उसको प्रवेश दिया जाता है। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 प्रश्न होंगे और ये जो 4 प्रश्न है, ये देखिए थोड़ा सा गौर करेंगे। वर्णनात्मक, अब ये शब्द आपको सामान्य लगता है, वर्णन कैसे करते हैं। विश्लेषणात्मक, विश्लेषण कैसे करते हैं। गौर करना मित्रों, मैं आपको अकॉर्डिंग टू पीएससी बता रहा हूं, क्योंकि पेपर कैसे बनते हैं, पेपर जो बन गए उसका विश्लेषण, विवरण और उसमें जो बिंदुवार हम अध्ययन करते हैं या लिखते हैं, वो कैसे होता है, वो एक उच्च शिक्षा स्तर के लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। वो आम जो परीक्षक होते हैं उनके द्वारा नहीं बनाया जाता। और कुछ बाजारू सामग्री ऐसी है जो एक आम लोगों के द्वारा लिखी जाती है, उसको लिख करके आप ये दावा करते हो कि मैंने विवरण भी लिख दिया, विश्लेषण भी लिख दिया, विवेचन भी कर दिया, तो अब मेरे अच्छे अंक आने चाहिए। ऐसा कदापि आवश्यक नहीं है। तो कैसे आएगा वो हम पूरी रणनीति में चलते हैं।
तो विवरण और विश्लेषण ये दो बड़े शब्द हैं, इस पर आपको गौर करना है। अभ्यर्थी को नीचे सूचीबद्ध समस्त प्रश्न देने होंगे जिनमें संक्षिप्त, मध्यम, दीर्घ उत्तर वाले और वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्नों के प्रश्न पत्र होंगे। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का स्तर मान सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अनुज्ञात समय 3 घंटे का होगा। यह मेंस का लगभग प्रत्येक विद्यार्थी जानता है। अब यहां आप नजर दौड़ाइए, प्रश्न पत्र 1 से 4, प्रश्न पत्र विषय सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी ये चौथा पेपर। अधिकतम अंक सभी के 200 है, तो 4 दूनी 800 अंक हो गए। अवधि सबकी 3 घंटे की है। ये सामान्य प्रक्रिया, जो पहली बार आरएस प्री पास करके मेंस देंगे उनके लिए चीज बड़ी उपयोगी है। अब हम आगे चलते हैं। तो पहला जो पेपर है वो आपका किस तरह से, किस विषय वस्तु को लेकर के आएगा, ये आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन इकाई 1 इतिहास से शुरू होता है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर ये इसके अंतर्गत है। अब यहां प्रागैतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अवसान तक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख युगांतकारी घटनाएं, महत्वपूर्ण राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, ये एक टॉपिक हो गया। मान लो सिलेबस आप आराम से उसमें देखिए। तो इस टॉपिक में शब्दावली, कंटेंट राइटिंग की कैसे हो, ये इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आपने पढ़ लिया, इतिहास भी पढ़ लिया, और प्रमुख जो युगांतकारी घटनाएं हैं वो आपने पढ़ ली, और यहां पर कोई राजवंश है वो आपने पढ़ लिया, उसकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था कैसी थी, उसकी विशेष टर्मिनोलॉजी जो है वो ऐतिहासिक शब्दों के माध्यम से आपको लिखनी होती है। और ये कहीं कोई आम पुस्तक में और आम पाठ्य सामग्री में उपलब्ध हो जाए ऐसा मुनासिब नहीं है। एक पुस्तक में मिल जाए ऐसा भी नहीं है। आपको हर टॉपिक की अच्छे लेखक की अच्छी रेफरेंस बुक आपको लानी होगी, उसमें जो शब्दावली है वो आपको पढ़नी होगी, तभी आपकी कंटेंट राइटिंग बेहतर बनेगी। ऐसे आपको अंक कभी नहीं मिलेंगे, ये बात आपको समझ लेनी है। और आप ये तय करेंगे कि इतिहास हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो। अर्थव्यवस्था में लोग कंटेंट राइटिंग लिख रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था की एक भी शब्दावली उनके पास नहीं है। राजनीति विज्ञान में लिख रहे हैं, लेकिन राजनीति के कोई शब्द उनके पास नहीं है। जनतांत्रिक शब्द नहीं लिखते, लिखते हैं तो गलत लिखते हैं, लोकतांत्रिक शब्द भी गलत लिख देते हैं, या फिर और बहुत सारी जो अनुच्छेद हैं और बहुत सारे जो कंटेंट है वहां भी शब्दावली उस फ्लेवर की नहीं आती। अक्सर आपको लोग भ्रमित किया जाता है कि आप बहुत ज्यादा सरल भाषा में लिखिए ताकि अगले को समझ में आए। नेवर, ऐसा नहीं है। सरल का मतलब ये नहीं कि आप तीसरी क्लास के बच्चे या छठी क्लास के बच्चे की तरह लिख रहे हो, ऐसा नहीं है मित्रों। आप अफसर बनने जा रहे हो। अफसर की जो प्रशासनिक शब्दावली है, जो पत्रों की भाषा है, जो नोटशीट की भाषा होती है, या फिर आपको दिए गए कार्यों की जो कार्य योजना है उसकी भाषा बहुत विशिष्ट होती है। आपने विधानसभा सत्र देखे होंगे, संसद के सत्र देखे होंगे, प्रश्न काल के प्रश्न आप देखिए, प्रश्नों की भाषा आप देखिए वो कैसी होती है। तो वो आप जैसे अफसर ही तो तैयार करते हैं, तो वो सामान्य भाषा नहीं होती। तो आपको जैसा विषय है उसकी वैसी ही अच्छी, बेहतर, सुपरलेटिव डिग्री वाली जो लैंग्वेज है, जहां जरूरत है वो लिखनी पड़ेगी। जहां सरल की आवश्यकता है सरल लिखिए, जहां कठिन की आवश्यकता है कठिन लिखिए। ऐसा कदापि नहीं कि आसान भाषा में लिखेंगे तो ज्यादा अंक आएंगे, ऐसा नहीं है। ये आपको समझना है। तो अब जैसे सिलेबस की बात है, तो इतिहास, कला, संस्कृति के दूसरा खंड है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, आपको पढ़ना है। फिर खंड से आधुनिक विश्व का इतिहास आपको पढ़ना है। तो ये इतिहास की बात होगी। अब अर्थव्यवस्था की बात आ गई। तो भारतीय अर्थव्यवस्था हो चाहे राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो, तो वहां जो टॉपिक है वो आपको अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। वैसी ही टर्मिनोलॉजी के शब्द आप लिखेंगे और उसी तरह का आपका उत्तर होगा, तो ही आपको उसमें अंक मिलेंगे। जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी, उनकी कुछ पार्ट बहुत अच्छे होते हैं,
वो राजनीति विज्ञान में अच्छा अच्छा उत्तर नहीं लिख पाते, इतिहास में नहीं लिख पाते। और कुछ सूचना एवं प्रौद्योगिकी टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वहां का उत्तर अच्छा है, बाकी के उत्तर में जेनरिक आंसर दे रहे हैं, और उनको लगता ही है कि मैंने उत्तर सही लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। ऐसा नहीं लिखा जैसा बोर्ड को उत्तर चाहिए। तो यहां आपको फोकस करना है। तो अर्थशास्त्र में भी बजटीय प्रवृत्तियां, राजकोषीय नीति, भारत में कर सुधार, अनुदान, नकद हस्तांतरण, ये कितने अच्छे शब्द हैं। तो ये आपके उत्तर में भी आने चाहिए। हस्तांतरण का कोई टिप्पणी आ गई, छोटा प्रश्न आ गया, हस्तांतरण लिखा ही नहीं, तो आप सामान्य भाषा में उत्तर दे रहे हैं, तो आपके अंक बिल्कुल भी अच्छे नहीं आने वाले। और कोई भी शब्द हो, वैश्विक अर्थव्यवस्था है, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका है, ये तमाम तरह के बिंदु हैं, वो आपको इसी गहराई के साथ समझने। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था आ गई, फिर समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन, अंकेक्षण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। समाजशास्त्र में भी समाजशास्त्रीय लैंग्वेज, क्योंकि आप समाज के एक मुख्य सूत्रधार रहेंगे, मुख्य ढांचा आपके साथ चलता रहेगा, आप उसकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, और उन समस्याओं से एक अफसर किस तरह से जूझता है वो उसमें आपको देखना है। प्रबंधन बहुत अच्छा पोर्शन है। प्रबंधन में अक्सर लोगों के बहुत कम नंबर आते हैं, क्योंकि प्रबंधन को आप उस लेवल पे नहीं पढ़ पाते, उस लेवल पे तैयार नहीं कर पाते। तो यहाँ मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं कि विपणन की आधुनिक अवधारणा है, विपणन मिश्रण है, धन की अधिकतमकरण की अवधारणा, वित्त के स्रोत, ये कितनी अच्छी शब्दावली है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, इन चीजों को आपको समझना है। देखिए, अभिप्रेरण के सिद्धांत, संघर्ष प्रबंधन, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, तमाम तरह की चीजें इसमें, लेखांकन, अंकेक्षण। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको इस तरह से पढ़ने। अब मैं आपको फोर्थ पेपर की पूरी रणनीति बताऊंगा। भाषा पर मैंने जोर क्यों दिया, क्योंकि मेरा विषय हिंदी है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। हिंदी के बारे में मैं पूरी गहनता से आपको बताने वाला हूँ। पिछली परीक्षाओं में भी जिन विद्यार्थियों ने मेरे से अध्ययन किया है, लगभग 81 विद्यार्थी अभी इंटरव्यू देंगे, तो वहां आपको हिंदी की जो व्याकरणिक पोर्शन है और जो पत्र लेखन का पोर्शन है, और उसमें भी आपको जैसे किस तरह से लेखन करते हुए प्रीपोजिशन जो पार्ट होता है, वहां हमें किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, फोर्थ पेपर तीनों पेपर को कवर करता है। क्यों करता है? क्योंकि जिसकी हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज अच्छी है वो अपना प्रभाव तीनों पेपर पे छोड़ सकता है। और यहां ऐसा माना जाता है कि ये जैसे आपका 200 नंबर का पेपर है, क्योंकि आपके प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 नंबर के, फोर्थ पेपर आपका 200 नंबर का है। इसमें 120 नंबर की आपकी हिंदी है और 80 नंबर की आपकी इंग्लिश है। अब 120 में मैं बिल्कुल विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि आप आराम से 100 अंक ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, क्योंकि व्याकरण का पोर्शन तो पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, और बाकी पोर्शन में आपको लेखन की कला अगर आपके पास है, शब्दावली अगर आपके पास, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहां 100 अंक लाना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। अब जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो आराम से इंग्लिश में भी 50 प्लस नंबर ला सकता है। और मान लीजिए कि इंग्लिश बैकग्राउंड किसी का नहीं है, हिंदी बहुत अच्छी है, तो वो अपना हिंदी में अच्छा स्कोर करे, और इस 50 के मान लीजिए आधे भी आए, 25 नंबर ही आए, तो भी 125 नंबर होते हैं। 5 नंबर और कम कर देंगे तो भी 120 नंबर ला सकता है। यानी जिसकी इंग्लिश कमजोर है वो हिंदी में स्कोर अच्छा करे, और जिसकी मान लो इंग्लिश बहुत अच्छी है, हिंदी उसको कम आती है, तो वो हिंदी में दोनों पोर्शन में से कोई सा भी पोर्शन चूज कर सकता है। कईयों को व्याकरण नहीं समझ में आती, तो वो अच्छे पत्र लिख के, अच्छा निबंध लिख के भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एक तरह से गणितीय नंबरों की तरह एक अच्छा पोर्शन अपने पास रहता है। तो यहां कुल जमा बात यह है कि आप 125 प्लस नंबर
जिसकी एक भाषा कमजोर है तो भी आप ला सकते हो। 125 प्लस की आपकी योजना रहनी चाहिए, जिसकी एक भाषा अच्छी है, दूसरी भाषा थोड़ी सी कमजोर। तो हम 125 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, सामान्य हिंदी कुल 120 अंक है। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अभ्यर्थी की भाषा विषयक क्षमता तथा उसके विचारों का की सही, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की परख करना है कि आप स्पष्ट बोलें, आपका जो लक्ष्य दिया जाए उसको आप किस प्रभावपूर्ण तरीके से आप अप्लाई करते हो, अपने सबॉर्डिनेट को आप किस भाषा में बात करते हो, कैसे पत्र लिखते हो, आपकी अभिव्यक्ति कैसी होगी, आपका लेखन कैसा होगा, आपकी पत्रावली कैसी होगी, ये डिपेंड करता आपको भाषाई नॉलेज कैसा है। अब भाग ए है 50 अंक का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस 50 अंक की रणनीति बहुत ही शानदार रहती है कि जिसमें हम किस तरह से 50 अंक ला सकते हैं। और 50 अंक में मित्रों आपको मैं बताना चाहता हूं कि 48 तक नंबर ला चुके हैं लोग 50 में, क्योंकि इसमें तो आपको गणित की तरह नंबर मिलते हैं, संधि है, समास है, और फिर आप उपसर्ग प्रत्यय लिखेंगे या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द लिख देंगे, पर्यायवाची विलोम शब्द लिख देंगे, तो पारिभाषिक शब्दावली आ गई, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो यहां अगर कोई एवरेज विद्यार्थी है तो वो भी 40 प्लस नंबर ला सकता है। कैसे लाएगा हम देखते हैं। देखिए, संधि, संधि विच्छेद, दिए गए शब्दों की संधि करना और संधि विच्छेद करना। संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें शब्द आपके सामने रहेगा, आपको उसका ऑपरेशन करना है। अब उसमें ज्यादातर शब्द कहां से आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियों में आपको जो स्वर संधि है उसमें भी फिक्स पोर्शन है, वहां से शब्द आते हैं और विशेष शब्द है। और व्यंजन संधि थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद वाले शब्द हैं जो हमेशा प्रशासनिक सेवाओं में पूछे जाते हैं, और विसर्ग संधि में भी कई बार पूछ लिया जाता है। टॉपिक बड़ा है, लेकिन इसको हम वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेंगे तो आप लाइफ टाइम संधि में किसी परीक्षा में कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। उपसर्ग और प्रत्यय दो पोर्शन है। अब उपसर्ग प्रत्यय देखा जाए तो दिखने में सरल प्रश्न है, लेकिन प्रत्यय को पहचानने में बड़ी कठिनाई होती है। जो विद्यार्थी कृदंत, और हम जब शब्द को तोड़ते हैं या उसका ऑपरेशन करते हैं तो वहां हमें धातु का, उपसर्ग का, प्रत्यय का ये पता होना चाहिए कि कैसे टूटा, उपसर्ग से बना है, प्रत्यय से बना है, या एक प्रत्यय है या दो प्रत्यय है या दो उपसर्ग है, ये हमें समझना पड़ता है। पर्यायवाची शब्द आपको याद करवाने, पर्यायवाचियों की संख्या अपार है, तो वहां कौन से पर्यायवाची ज्यादा पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। विलोम शब्द भी आपको याद करने हैं। समश्रुत भिन्नार्थक, समश्रुत यानी सुनने में समान लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थ वाले होते हैं, उन शब्द युग्म अर्थों के भेद से हम उसको सीखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। और शब्द शुद्धि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शब्द शुद्धि जो है, ये कुछ विशिष्ट शब्द ऐसे आते हैं जो आपको हमेशा आपके प्रयोग में आते हैं। और वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि थोड़े, शब्द शुद्धि सरल मानता हूं, वाक्य शुद्धि थोड़ा सा टिपिकल है। वाक्य में कर्ता में गड़बड़ है, कर्म में है या क्रिया में है या समुच्चय बोधक शब्दों में है, या फिर वाक्य में कोई अतिरिक्त शब्द आया है, या पदों की बहुलता है, अधिकता है, तमाम तरह की त्रुटियां इसमें छोड़ी जाती हैं। तो वाक्य की हम ऐसे लेवल से प्रैक्टिस करेंगे कि जहां कोई पक्ष उसका छूट नहीं पाएगा। तो वाक्य शुद्धि का प्रकरण भी हम अच्छे से सीखेंगे। मुहावरे और कहावत, ये देखिए पीछे के सारे प्रश्न पत्र में आपने एक चीज कॉमन पाई होगी कि मुहावरा और लोकोक्ति जो है, ये प्रसिद्ध पक्षों से या हमारी प्रसिद्ध जो घटनाएं या दैनिक जीवन में जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे जुड़े हुए, हमारे आसपास जो घरेलू कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में, सामाजिक जो कार्य हैं उनमें प्रयुक्त होने वाली जो घटनाएं हैं या जो चर्चाएं हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वो कहां महत्वपूर्ण पक्ष है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा।
और पारिभाषिक शब्दावली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा विस्तार है, इस पर भी हम अच्छे से अभ्यास करेंगे। प्रशासन में कौन कौन सी शब्दावली काम आती है, क्योंकि प्रशासनिक शब्दावली का मुझे 20 वर्ष का लंबा अनुभव है और हर प्रकार के कार्यालय में मैंने काम किया है, तो प्रशासनिक शब्दावली का भी बिल्कुल निश्चित एक रास्ता है कि कार्यालय में या दफ्तर में रोजमर्रा के जो फाइल्स आती हैं या जो शब्द काम में आते हैं, अमूमन वही आते हैं। कोई ऐसा शब्द मान लो आ गया जो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो वो मेरिटोरियस प्रश्न होता है, वो आम विद्यार्थी उसको नहीं कर पाता, तो वो आपकी मेरिट को प्रभावित नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना है। अब भाग ब 50 अंक, तो 50 अंक की तो हमारी होगी व्याकरण। व्याकरण में मित्रों समझने की चीज है, कुछ याद करने की चीज है, क्योंकि रटने वाला शब्द तो मैं काम नहीं लूंगा, क्योंकि कुछ चीजें एक समय के बाद रटी हुई भूल जाते हैं। पर तो आपको बहुत महत्वपूर्ण पक्ष बताए जाएंगे, महत्वपूर्ण शब्द बताए जाएंगे, वहां आपको 2-4 बार आप राउंड लगाएंगे तो रिपीटेशन जब बार बार किया जाएगा तो याद हो जाएगा डेफिनेटली। तो वहां 50 में से आपको 45 प्लस नंबर लाने की योजना बनानी, और कोई विद्यार्थी अगर ठान ले कि मैं 50 में से 50 लाऊंगा, तो भी ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है और ऐसा आप कर सकते हो, वहां ऊपर वाले पोर्शन में संभव है। अब आता है भाग ब, अंक इसके भी कितने हैं 50। यहां भी आप देख रहे होंगे कि टॉपिक कौन से हैं। पहला टॉपिक है संक्षिप्तीकरण, पहला जो टॉपिक है वो मित्रों आपका है संक्षिप्तीकरण, आपको संक्षेपण करना है। ये तो पल्लवन है, पल्लवन का मतलब तो क्या है, विस्तार। संक्षेप का मतलब है उसका हम समायोजन करेंगे, एकीकृत करेंगे, संग्रहित करेंगे, घनीभूत करेंगे और उस गागर में सागर भर देंगे, ये संक्षेपण है। तो गद्यावतरण का उचित शीर्षक लगभग 1/3 शब्दों में, संक्षिप्तीकरण गद्यावतरण की सीमा लगभग 150 शब्द आती, तो एक आपको गद्य दिया जाएगा, 150 शब्द सीमा होंगी, उसको आपको 2 बार अच्छे से पढ़ना है, 2 बार। पहली बार आप उसको जब पढ़ेंगे तो कुछ चीजें रह जाती, दूसरी बार आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें वही उसका शीर्षक कौन सा है, मूल संवेदना कौन सी है, केंद्रीय भाव कौन सा है, उन चीजों को उचित शीर्षक ये आपको छांटना पड़ता है। फिर आता है पल्लवन। पल्लवन का मतलब है विस्तारण, आप उसको विस्तीर्ण करते हो, आप उसको कोई भी विचार, कोई भी विषय वस्तु जब आपके साथ, या फिर कई बार कोटेशन दे देते हैं, भरत वाक्य दे देते हैं, कोई दोहा दे देते हैं, तो ऐसी चीज को हम किसी सूक्ति, काव्य पंक्ति, प्रसिद्ध कथन आदि का भाव विस्तार, शब्द सीमा इसकी आती है 100 शब्द। एक दोहा आ गया, उसका भाव विस्तार आपको करना है और शब्द सीमा 100 रहेगी आपकी। अब ये बड़ा कठिन है। संक्षिप्तीकरण में तो क्या है कि आप पढ़ करके शीर्षक भी बता देते हो और उन्हीं शब्दों में से जोड़ तोड़ करके लिख देते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पल्लवन। पल्लवन हर जो विद्यार्थी है जिसकी सोचने समझने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति, मंथन करने की शक्ति, विश्लेषण और अंतर मन में उसके कितने विचार कैसे आते हैं, वो अगर उसके पास है तो फिर वो पल्लवन करने में सक्षम होता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, इतना लिखा हुआ है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, कि उस सांप को ही क्षमा शोभा देती है जिसके पास गरल यानी विष हो, कि जिस सांप के पास विष है वो अगर किसी को माफ करे तो मामला समझ में आता है कि वास्तव में क्षमा किया गया है। यानी कि किसी समर्थवान व्यक्ति के पास अगर कोई ताकत है, ताकत बल की हो सकती है, धन की हो सकती है, शारीरिक बल होता है या धन होता है या सत्ता का पावर होता है, फिर वो किसी को माफ करे तो ये लगता है कि उसने क्षमा किया। एक व्यक्ति असमर्थ है फिर भी वो कह रहा है कि जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, तो ये एक साधारण बात होगी। ये 2 लाइन तो सबको आती, लेकिन इसके बाद इसका भाव विस्तार, इसकी गहराई में लिखने की जो शब्दावली है वो आपके चिंतन मनन पर निर्भर करती है। तो पल्लवन में आपको इतने अच्छे तरीके से जो कठिन कठिन पल्लवन है उसकी हम पूरी श्रृंखला चलाएंगे, वो आपको मैं बेहतर तरीके से बताऊंगा। पत्र लेखन ये सरल है,
पत्र लेखन में मित्रों कोई कठिनाई है, कैसा भी पत्र हो, पत्र लेखन में आपको मैं पूरे में से पूरे नंबर दिलवाऊंगा। पल्लवन आपको थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा, संक्षिप्तीकरण में भी थोड़ा सा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। सामान्य कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अर्धशासकीय पत्र और अनुस्मारक जिसको रिमाइंडर आप कहते हैं, यहाँ कोई संकट नहीं, ये पूरे पूरे नंबर आप ला सकते हो। कोई एक आध नंबर आपकी मात्रात्मक त्रुटियों के कारण कट सकता है, वो एक अलग मैटर। प्रारूप लेखन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां भी कोई नंबर कटने की गुंजाइश मेरे दृष्टिकोण से नहीं होगी। अधिसूचना है, निविदा है, परिपत्र है, विज्ञप्ति है, चार आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो ये अधिसूचना हो, चाहे निविदा हो, चाहे परिपत्र हो या फिर विज्ञप्ति हो, ये चार की हम इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे, इतना अध्ययन करेंगे कि आपको ये लगेगा कि इसमें अब एक भी नंबर हमारा कटने वाला नहीं। यहां भी शब्दावली का महत्व है, लेखन के फॉन्ट का महत्व है, सरकारी सिस्टम में कैसे होता है ये आपको बताया जाएगा। फिर आता है अनुवाद, ये दिए हुए अंग्रेजी के अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद है। यहां वही संकट है, जिसको अंग्रेजी थोड़ी कम आती है उसके लिए थोड़ा सा संकट रहेगा। शब्द सीमा इसकी 75 शब्द है। अब देखो, हिंदी से अंग्रेजी लिखना तो संकट का कार्य है, लेकिन यहां अंग्रेजी का अनुच्छेद आपको दिया हुआ है, उसका हिंदी में अनुवाद थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके लिए भी हम अंग्रेजी के अच्छे प्रोफेसर से आपका अध्ययन करवाएंगे, जो निरंतर इस तरह की चीजों से जुड़े रहते हैं। तो यहां 50 और 50 100 अंक की रणनीति होगी। इस 50 में भी देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि पल्लवन में थोड़ा सा संकट आएगा, एक अनुवाद में आएगा। अब पल्लवन किसी का मान लीजिए कि ठीक नहीं हुआ तो वो 50% नंबर ले लेता है, अनुवाद में भी उसके 50% यानी 5 नंबर आए, तो 5 और 5 10 नंबर कम हो गए, तो आप यहां पर 40 नंबर की आपकी भूमिका बचती है। 40 में भी अगर आप 30 प्लस या 35 प्लस नंबर भी लेकर आते हो तो बहुत अच्छे मेरिटोरियस नंबर होते हैं, इतने नंबर आप ला सकते हो, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 40 में से 30 या 35 प्लस नंबर आपके इन दो टॉपिक को छोड़ के ज्यों के त्यों आपके नंबर आ सकते हैं। और इनमें जो अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो यहां भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। अब आती है बात तीसरा पोर्शन, भाग से अंक 20। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है मित्रों। यहां आपको किसी सामयिक या अन्य विषय पर निबंध लेखन शब्द सीमा 250। यहां आप मेरिट में यानी अलाइड में भी जा सकते हो, एक कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बन रहा है, यहां आप एसडीएम भी बन सकते हो, इतना गैप आपके यहां आ सकता है। जैसे 20 अंक का निबंध है, अब 20 में से जैसे एवरेज लिखते हैं तो 7 8 9 10 नंबर तक मिलते हैं। 10 से ऊपर जाने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। निबंध हर कोई लिखता है, पॉइंट्स भी लिख देते, कईयों के पॉइंट्स बड़े अच्छे होते हैं, अंदर से विवरण बड़ा बेकार होता है, बहुत सामान्य रूप से लिख देते हैं, कंटेंट पूरा नहीं आ पाता, फैक्ट्स पूरे नहीं आ पाते, फैक्ट आ गए तो लैंग्वेज बिगड़ गई, बाकी कुछ नहीं रहता, और हमें लगता है कि हमें नंबर कम मिले। अभी मेंस का रिजल्ट आपने देखा होगा 32.70% गया है, तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि लिखने वालों ने कितना लिखा होगा, तो ये आपको पता है। तो 32.70 जाना आप सोच सकते हैं इस बात को, तो लिखने की बहुत गुंजाइश बचती है, लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हमसे छूट जाती है। तो आप क्यों नहीं कि तैयारी इस लेवल की करें कि आप टॉप मेरिट में आए, आप एक रोल मॉडल बन जाए कि हमारे पास ऐसा कंटेंट, ऐसी भाषा, ऐसी शैली, ऐसा सिस्टम है लिखने का कि चेक करने वाला हमें बिल्कुल मेरिटोरियस नंबर देगा, अवश्य देगा। तो यहां निबंध में आपके पास सबसे पहले तो उसकी जो विषय वस्तु है वो आपको समझनी पड़ती है। अब क्या है कि विषय वस्तु, जिस विषय पर निबंध आया लोग उससे भटक जाते हैं, विषय वस्तु से आपको भटकना नहीं है, और विषय वस्तु के अनुसार ही भाषा का प्रयोग ये सबसे ज्यादा जरूरी है मित्रों। विषय वस्तु आप लिख रहे हो, सूचना प्रौद्योगिकी पे निबंध आ गया, साइंस की लैंग्वेज होनी चाहिए, और आर्ट्स का विद्यार्थी आर्ट्स की भाषा में उसको लिख रहा है, नंबर नहीं आएंगे। आपने कोई ऐतिहासिक या कला संस्कृति का निबंध आपने चुना है,
आप भाषा साइंस का विद्यार्थी अपनी वाली लिख रहा है, नंबर नहीं आएंगे। जैसी विषय वस्तु भाषा का प्रयोग भी वैसा ही करना पड़ेगा। अब तथ्य और जो आंकड़ों की बात आती है, अगर आवश्यक है तो आपको तथ्य आंकड़े देने पड़ेंगे, अगर आवश्यकता नहीं है तो आपको तथ्य आंकड़े देने की जरूरत नहीं है। कोई दार्शनिक निबंध आपने लिख लिया, फिलोसफी टाइप का कोई ऐसा आ गया, वहां पर तथ्य और आंकड़े इतने आवश्यक उसमें नहीं है तो मत दीजिए। वहां भाषा आप अच्छी लिखिए, भाव विस्तार अच्छा करिए, प्रस्तुतिकरण अच्छा करिए, तो विषय वस्तु के अनुसार ही भाषा हो, भाषा के अनुसार ही जो विषय वस्तु उसके अनुसार ही तथ्य और आंकड़े हो, तो आपका निबंध बहुत अच्छा चलता है। फिर यहाँ 10+ नंबर आने की उम्मीद होती है। और अगर किसी की भाषा शैली सब कुछ अच्छा है, विषय वस्तु अच्छी है, तथ्य आंकड़े अच्छे हैं, तो मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं 15+ नंबर उसके आते हैं और आए हैं लोगों के, ऐसा नहीं। तो यहाँ निबंध कैसे लिखना चाहिए, भाषा शैली में मेरा जो अनुभव है, मैं निश्चित तौर पर आपको जिस प्रकार का निबंध होगा उस प्रकार की भाषा की जो विशेष जो क्वालिटी है, या भाषा की जो विशेष रूप से लिखने की जो शैली है, या भाषा में हमें किस प्रकार के शब्दों का समायोजन करना चाहिए, वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो यहाँ हमने ऊपर देखा कि अगर मान लीजिए कि हमारे 40 में से जो पहला जो पोर्शन है 50 में से 40 आए, दूसरे में से 30 ही आए 70, और इसमें से हमारे मान लीजिए 10 नंबर ही आए, तो 120 में से कितने नंबर हो गए? 80। हमने निम्नतर आंकड़ा पकड़ा है। 80 नंबर भी मित्रों कम नहीं होते। आप 80+ ले जाएंगे तो ये मानिए कि आप प्रॉपर पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। 80 नंबर में भी प्रॉपर पोस्ट मिलती है, तो मिनिमम आंकड़ा लेके चलेंगे तो भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये हमने बात की हिंदी के 120 नंबर की। अब हमारा जो इसका जो दूसरा पार्ट है वो है इंग्लिश का। ये आप देख रहे हो, जनरल इंग्लिश, टोटल मार्क्स 80 नंबर की इंग्लिश बच गई। कितने नंबर की है? 80 नंबर की। यहां आप देखेंगे पार्ट ए है इसका ग्रामर और यूजेज, ये 20 नंबर का है। अब यहां जो गैर हिंदी भाषी विद्यार्थी वो भी ये चीजें कर सकता है। आप देखेंगे करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, मॉडल्स, वॉइस है, पैसिव, एक्टिव, नरेशन है, सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, फ्रेजेज वर्ब्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज ऑफ मिसयूज है। तो ये एक सामान्य पोर्शन है, यहां आप अच्छे नंबर ला सकते हो, कुछ याद करके, कुछ प्रैक्टिस करके, जिसको आप रटना बोलते हो, रटने शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहूंगा, ये आप कर सकते हो। तो यहां कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, 20 में से 7-8 नंबर हर कोई ला सकता है। पार्ट बी, कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रेसी राइटिंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 30 नंबर यहां अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो यहां से भी आपको मिल सकते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये थोड़ा सा ठीक पोर्शन है, यहां आप अपनी भूमिका निभा सकते हो। प्रेसी राइटिंग ए शॉर्ट पैसेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 वर्ड्स, अप्रोक्स आपको 150 से 200 वर्ड्स में लिखना है, तो इसका भी अभ्यास करेंगे तो इसमें ठीक ठाक नंबर आप ला सकते हैं। पार्ट सी में कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग, यहां देखिए 30 नंबर का है, और हिंदी में हमारे वहां जो प्रीपोजिशन और लेटर राइटिंग का पोर्शन है वो 50 नंबर का, कंपोजिशन और लेटर राइटिंग। तो यहां पैराग्राफ राइटिंग, एनी वन पैराग्राफ आउट ऑफ 3 गिवन टॉपिक्स, 3 में से आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है, ये अप्रोक्स 200 वर्ड्स का है। एलोबरेशन ऑफ ए गिवन थीम, एनी वन आउट ऑफ 3, अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स। लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग अप्रोक्स 150 वर्ड्स। तो यहां ये 30 नंबर वाला पोर्शन और ये 20, 50 और 30 80, 80 में से अगर आप मिनिमम नंबर भी लेके आते हो तो आसानी से आप 30+ नंबर ला सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है जिसकी अंग्रेजी कमजोर है। अब यहां भी हम क्या कोशिश करेंगे कि आपको जो जो सरल टॉपिक्स हैं उसमें आप पूरी रीच रखेंगे, तो यहां आपको एक अच्छा स्कोर आपको मिल जाएगा।
लेटर राइटिंग में बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं होता। आप देखेंगे कि कंपोजिशन और लेटर राइटिंग यहाँ ज़्यादा नंबर आने की आपकी गुंजाइश है। तो आप पैराग्राफ राइटिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो, और कोई भी थीम आपको ऐसी मिली या लेटर आपको ऐसा मिल गया कि जो आपकी रीच में है, वहां पूरे नंबर ले सकते हो। तो कुल जमा बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश का जो फोर्थ पेपर है वो आपकी मेरिट को, आपके अलाइड से मेंस में जाने को तय करता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फोर्थ पेपर की जो तैयारी है, हिंदी आपको मैं पढ़ाऊंगा और इंग्लिश के हमारे दूसरे प्रोफेसर सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे, और माइन्यूट तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से, विवरणात्मक तरीके से, तथ्य की जगह तथ्य, आंकड़ों की जगह आंकड़े, और भाषा की जगह भाषा, शैली की जगह शैली, और किस तरह से कंटेंट को बनाया जाता है वो हम बेहतर तरीके से एक जो सामान्य क्लासरूम होता है उसकी तरह तैयारी करेंगे। तो वहां अगर आप तैयारी करते हो तो आपको आरएस में अच्छे स्कोर से कोई रोक नहीं पाएगा। तो सम्यक हिंदी की तरफ से आज के इस सेशन में मैंने आपसे खूब सारी बातें की। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित तौर पे आपको ऐसा विश्वास लगा होगा कि हम फोर्थ पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए यहाँ से मदद ले सकते हैं। तो मैं आपके साथ एक अच्छे उद्देश्य के साथ और अच्छे लक्ष्य के साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल आप सब लोगों को एक बार पुनः मेंस परीक्षा के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।